नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आओ पीटी पास करें सीरीज के तहत, जिसके तहत आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 12 है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने पीछे का नहीं देखा होगा तो देख लें। और यहाँ जो है हम कवर करने वाले हैं पुष्य भूतिवंश हर्षवर्धन, मतलब पुष्य भूतिवंश से ही हर्षवर्धन आते हैं। कन्नौज का जो त्रिकोणात्मक संघर्ष होता है, वाकाटक, गुर्जर, ये सब चीजें हम देख रहे हैं, मतलब गुप्तोत्तर। और फिर जो है पूर्व मध्यकाल की चीजें यहाँ आएंगी। और ये इसका पार्ट 1 है, मतलब इस अभी एक पार्ट करा रहे हैं और इसमें संभवतः 2 पार्ट में चीजें होंगी, या अगर होगा तो 3 भी हो सकती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि 2 पार्ट में चीजें हो जाएंगी। तो आइए आज का पार्ट 1 है जो देखते हैं, गुप्तोत्तर काल या पूर्व मध्यकाल। ये शेड्यूल तो आप लोगों को पता ही है। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे। सोमवार से शुक्रवार तक जो होती है वो पीटी की चीजें होती हैं। और पीटी पास करो, जिसमें हम 2 टॉपिक करवा रहे हैं। मॉर्निंग में राज्य व्यवस्था है और इवनिंग में जो है वो इतिहास। और इतिहास में भी हमारा जो है प्राचीन इतिहास चल रहा है। सैटरडे को हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम होता है जो सुबह 9 बजे और 5 बजे होता है। तो आइए गुप्तोत्तर काल या पूर्व मध्यकाल के बारे में थोड़ा देखते हैं कि गुप्त काल के पतन के बाद भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक ऐसी प्रवृत्ति का आविर्भाव हुआ जो विभिन्न रूपों में लगभग 1000 ईस्वी तक जो है हावी रही। मतलब गुप्त साम्राज्य का पतन होता है और उसके बाद जो उत्तर भारत की जो राजनीतिक संरचना दिखाई देती है, तो वहां आप देखेंगे तो एक तरीके से पूरी तरीके से क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव होता है। और जो राजनीतिक केंद्रीकरण की चीजें थी, तो मौर्यों के बाद तो गुप्तों में ही वो विघटन होता है। और गुप्तों के बाद कुछ हद तक आप देखेंगे हर्षवर्धन उसको संभालने का प्रयास करते हैं। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पूरा उत्तर भारत जो है वो क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में तब्दील हो जाता है। यह प्रवृत्ति विकेंद्रीकरण और क्षेत्रीयता की भावना की थी। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए वंशों का उदय हुआ उनका विवरण निम्नलिखित है। तो ये एक चार्ट देखिए, तो राजवंश क्या है, मैत्रक स्थान जो है वो बल्लभी मतलब गुजरात वाले क्षेत्र में। और इसके प्रमुख शासक कौन थे, तो भट्टारक और धर्मसेन चतुर्थ। इनकी उपलब्धि क्या है मैत्रकों की, कि तो गुप्त काल के नवोदित राज्यों में सबसे लंबे समय तक इन्होंने जो है शासन किया। कौन, मैत्रक वंश के लोगों ने। फिर दूसरा जो राजवंश आता है गुप्त वंश के बाद, मौखरी आते हैं। इनका जो स्थान होता है वो कन्नौज होता है। और हरिवर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा इसके प्रमुख शासक होते हैं। इन्होंने हूणों को पराजित कर पूर्वी भारत को उनके आक्रमण से बचाया था। इसी तरीके से पुष्य भी भूति वंश आता है। थानेश्वर जो वर्तमान का हरियाणा है वहाँ ये स्थापित रहते हैं। और इसमें देखेंगे तो इसके संस्थापक पुष्यभूत ही होते हैं। फिर प्रभाकर वर्धन होते हैं, राज्यवर्धन होते हैं। और पुष्यभूति वंश के ही शासक होते हैं हर्षवर्धन। तो गुप्तों के उपरांत उत्तर भारत में सबसे विशाल राज्य स्थापित किया, वही जो मैंने सबसे पहले बताया कि गुप्तों के बाद जो क्षेत्रीय राज्यों में जिन राजवंशों का उभार हुआ उसमें जो है हर्ष काफी सशक्त शासक हुआ। और वो कुछ हद तक जो है उत्तर भारत में एक मजबूत राजनैतिक प्रशासनिक व्यवस्था देने का प्रयास किया। फिर एक परवर्ती गुप्त आते हैं मगध में, महासेन इसके शासक होते हैं। और मौखर से राजनीतिक इनकी प्रतिद्वंदता रही है, मौखरियों से। और चंद्र होते हैं, मतलब इनका क्षेत्र जो होता है बंगाल होता है। और इसके प्रमुख शासक होते हैं शशांक। और थानेश्वर और कन्नौज शासकों से इनकी शत्रुता रहती है। तो ये कुछ 4-5 जो है राजवंश हैं प्रमुख रूप से जो गुप्तों के बाद परिदृश्य में आते हैं। तो अब आइए इन्हीं को एक एक करके देखेंगे आगे चल करके। तो सबसे पहले पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश। तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान का जो थानेसर स्थान है वही इसकी राजधानी थी। और प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली था। मतलब पुष्यभूति ने तो इसका संस्थापक तो था ही, लेकिन जो वर्धन वंश या जो पुष्यभूति वंश है उसका जो वास्तविक संस्थापक यदि माना जाए तो वो प्रभाकर वर्धन रहता है। क्योंकि इसी के समय में इस वंश की को जो है
थोड़ा प्रतिष्ठा मिलने लगती है, और जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां भी धारण की थी। किसने? तो प्रभाकर वर्धन ने। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई, और राजश्री का विवाह जो है मौखरी के कन्नौज के मौखरी राजा ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। मतलब ये ग्रह वर्मा कौन थे? तो हर्ष की जो बहन थी राजश्री, उसके पति थे। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को जो है वो बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तो चूंकि मालवा के शासक से जो है मौखर शासक की प्रतिद्वंदता थी, ऐसे में वहां की जो शासक देवगुप्त रहते हैं, इनको हरा करके इनकी हत्या कर देते हैं और राजश्री को जो है वो कैद में डाल देते हैं। तो इसके तुरंत बाद जो है जो हर्षवर्धन के बड़े भाई रहते हैं प्रभाकर वर्धन, सॉरी वो कौन रहते हैं, एक मिनट, हाँ राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन के पुत्र राज्यवर्धन रहते हैं, और वो जाते हैं इस को लेकर के एक प्रतिरोध करते हैं। सफल प्रतिरोध रहता, वो देवगुप्त को वहां से जो है युद्ध में पराजित करते हैं और उसकी हत्या करते हैं। लेकिन इसी समय होता क्या है कि जो बंगाल का शासक होता है और वो भी उसमें जो है शशांक, जो गौड़ नरेश शशांक है, उसने धोखे से जो है राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। तो ये कहानी तो आप जान रहे हैं। और ऐसी स्थिति में 16 वर्ष की आयु में 1606 ईस्वी में हर्षवर्धन जो है वो थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। और इसकी एक मजबूरी ये रहती है कि भाई वो अपना राज्य देखे और साथ में साथ बहन का भी राज्य देखना था, मतलब राजश्री का भी। तो ऐसे में वो थानेश्वर से अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करता है? कन्नौज में स्थापित करता है, और कन्नौज को ही अपने शासन का आधार बनाता है। तो हर्ष को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो हर्ष का एक उपनाम शीलादित्य भी है, और इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि भी जो है वो धारण की थी। अब थोड़ा सा हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण शासक रहे हैं और यहाँ से कई बार जो है वो प्रश्न पूछा गया है। तो हर्ष के पूर्व वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी, किंतु हर्ष ने कन्नौज को जो है वो अपनी राजधानी बनाई। और कन्नौज को राजधानी बनाने के पीछे का कारण क्या है वो मैंने पीछे बताया ही। हर्ष के शासनकाल का आरंभिक इतिहास बाण भट्ट से ज्ञात होता है, क्योंकि वैनसांग इसके दरबारी कवि रहते हैं, और बाण भट्ट जो होते हैं तो इनकी भी रचनाओं से भी जो है हर्ष के प्रारंभिक जो राज काज है उसकी जानकारी मिलती है। हर्ष का साम्राज्य थानेश्वर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तट तथा पूर्व में गंजाम मतलब उड़ीसा से लेकर पश्चिम में वल्लभी तक फैला हुआ था। मतलब आप देखेंगे तो उत्तर भारत में काफी बड़े भूभाग पर ये अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। हर्ष के राज्य में उत्तर में कश्मीर को छोड़कर शेष प्रांत थे, मतलब कश्मीर में हर्ष का शासन नहीं था। और नीचे अगर देखेंगे तो इसके शासन की जो सीमा है वो नर्मदा नदी है, क्योंकि वो विस्तार तो करना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि नर्मदा नदी के नीचे जो है एक महत्वपूर्ण शासक पुलकेशिन द्वितीय शासन कर रहे थे, और ऐसे में इन लोगों का युद्ध भी होता है, लेकिन उसमें जो है हर्ष की पराजय होती है। और इसका जो विवरण मिलता है तो पुलकेशिन द्वितीय के एहोल प्रशस्ति लेख से मिलता है। तो हर्ष ने 1641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे, तथा 1643 ईस्वी और 46 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में भी आए थे। मतलब वो खुद चीन से जो है वो वाणिज्यिक संबंध स्थापित करते हैं, और वहां से दूत भारत आते हैं, मतलब हर्ष के दरबार में आते हैं। और हर्ष भी जो है वो अपने दूत चीन भेजता है। हर्ष ने कश्मीर शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। यह महायान बौद्ध धर्म का संरक्षक था। मतलब जो बुद्ध के जो कश्मीर के जो शासक थे तो उनके पास अवशेष के रूप में बुद्ध के दांत थे, और ऐसा प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि हर्ष ने कश्मीर के शासक को युद्ध में पराजित किया था। और वहां से चूंकि इसकी एक समय के बाद वैनसांग के प्रभाव में आकर ये बौद्ध धर्म की तरफ उन्मुख होता है, और ऐसे में वो युद्ध करके लोग सोना चांदी लाते हैं। तो इसको लगा कि सबसे कीमती बुद्ध भगवान के अवशेष ही हैं, और हो भी क्यों ना, तो उन्हीं का जो दांत था वो उठा लाता है। और ये
महायान बौद्ध धर्म का संरक्षक था। मतलब हर्ष के समय में जो प्रचलित बौद्ध धर्म की शाखा थी वो महायान की थी। चीनी यात्री के समय बौद्ध लोग 18 संप्रदायों में बटे हुए थे। उनके अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण 100 गांवों को के राजस्व से होता था। मतलब हर्ष के समय में ये था कि जो नालंदा जो विश्वविद्यालय था, जो एक बौद्ध शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र था, तो उसके भरण पोषण के लिए हर्ष ने 100 गांवों के जो राजस्व की व्यवस्था की थी कि मतलब ये जो राजस्व है वो नालंदा विश्वविद्यालय के मतलब देख रेख के लिए खर्चा होगा। और हर्ष को विद्वानों के संपोषक के रूप में ही नहीं बल्कि 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में भी याद किया जाता है। मतलब हर्ष ने 3 नाटकों की रचना की थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। हर्ष ने बाणभट्ट, मयूर, दिवाकर और वैनसांग आदि विद्वानों को जो है वो संरक्षण प्रदान किया था। तो हर्ष के दरबार में कौन थे? तो बाणभट्ट थे, मयूर शर्मन थे, दिवाकर थे और वैनसांग थे। तो आप इनके बारे में भी जानते रहिएगा। देखिए वैनसांग और बाणभट्ट के बारे में तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन मयूर और दिवाकर ये 2 विद्वान भी जो है हर्ष के दरबार से ही संबंधित थे। हर्ष दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सका था क्योंकि चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर उसका युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। वही जो मैंने बताया था कि जो हर्ष की दक्षिणी सीमा है वो नर्मदा नीचे नहीं जा सका क्योंकि जो वहां का चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय से ये युद्ध में हार जाता है और इसकी जो सीमा है वो नर्मदा के उत्तर तक ही सीमित हो रहती है। हर्ष के प्रशासन में अवंती जो है वो युद्ध और शांति का अधिकारी था। वेरी इंपॉर्टेंट है कि हर्षकालीन जो अवंती अधिकारी होता था वो युद्ध और शांति का अधिकारी होता था। इसके अतिरिक्त तो कुछ अन्य अधिकारी थे जैसे सिंहनाद, तो सिंहनाद को सेनापति कहा जाता था। कुंतल कौन होते थे? तो अश्व सेना के प्रधान होते थे। स्कंदगुप्त किसे कहते थे? तो ये हस्त सेना के प्रधान। मतलब आप लोग एक अगर पीछे का गुप्त वंश को आपने पढ़ा ही होगा तो उसमें देखे होंगे कि जो स्कंदगुप्त कितने ताकतवर शासक होते हैं। और यहाँ क्या है कि जो स्कंदगुप्त होता था वो गज सेना का हस्त सेना मतलब वही हाथियों की सेना का या गज सेना का प्रधान होता था। सामंत या महाराज कौन होता था? तो सामंत और महाराज जो होते थे नागरिक प्रशासन का ये प्रमुख होता था। वह सूर्य, शिव एवं बुद्धि का उपासक था। हर्ष का दूसरा नाम शीलादित्य, मैंने पीछे ही बताया है। और हर्ष ने शिव पार्वती की आकृति युक्त सिक्के चलवाए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसका नाम वैसे है उमा माहेश्वर प्रकार का सिक्का, गोल्ड का रहता है। और यही एक सिक्का जो है हर्ष का सोने का मिला भी है। मतलब तो नाम बहुत बड़ा है, लेकिन अगर सोने के सिक्के को लेकर के देखा जाए तो हर्ष का अभी तक केवल एकमात्र सोने का सिक्का मिला है। और हर्ष ने कन्नौज में धर्म सभा का आयोजन किया तथा प्रयाग में हर 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का जो है वो आयोजन करता था। जो महामोक्ष परिषद का जो 6ठा आयोजन था उसमें वैनसांग खुद ही जो है वो सम्मिलित रहा था। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण फैक्ट है कि किस परिषद में जो है वैनसांग उपस्थित था, तो 6ठे परिषद में था। फिर कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष होता है। तो देखिए चूंकि हर्ष की डेथ जब हो जाती है तो उसके बाद हर्ष के बाद कोई ऐसा उत्तराधिकारी नहीं रहता जो उसके शासन को भली भांति संभाल सके। तो ऐसे में उत्तर भारत की 3 महत्वपूर्ण शक्तियां, मतलब 2 उत्तर भारत की, एक दक्षिण भारत की, जिसमें पाल और प्रतिहार उत्तर भारत में होते हैं और राष्ट्रकूट दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण शक्ति होती हैं। तो इन तीनों के द्वारा कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर के करीब करीब 200 वर्षों तक संघर्ष हुआ। कभी पाल विजित होते हैं तो कभी प्रतिहार तो कभी राष्ट्रकूट, और अंतिम में जाकर के फाइनल अगर 200 वर्षों के संघर्ष के बाद अगर फाइनल रूप से इसमें कोई सफल होता है तो वो गुर्जर प्रतिहार होते हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में भी जानिए कि हर्ष के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे वही स्थान प्राप्त हुआ जो गुप्त काल में मगध का था, क्योंकि भाई हर्षवर्धन के समय कन्नौज ही जो है वो राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था। तो ऐसे में सभी शासकों का ये मानना था कि अगर कन्नौज जैसे सामरिक राजनीतिक केंद्र पर हम अधिकार कर लेते हैं
तो हम हर्ष की विरासत को पा जाएंगे, और ऐसे में हम जो है सकल उत्तरापथ स्वामी की उपाधि जो लोग लेते थे तो वो हमको मिल जाएगी। तो इसी के लिए प्रयास होता है। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियां पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष आरंभ होता है, और इस समय कन्नौज पर शक्तिहीन आयुध शासकों का जो है वो शासन था। मतलब जब ये त्रिकोणात्मक संघर्ष स्थापित होता है तो उस समय जो कन्नौज के शासक होते हैं वो आयुध वंशीय शासक होते हैं, और लगभग 200 वर्षों तक चले त्रिकोणात्मक संघर्ष में अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार जो है वो विजयी रहते हैं। अब आते हैं एक वाकाटक वंश है। तो वाकाटक राजवंश की स्थापना 225 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। तो सबसे पहले तो इसके संस्थापक को जानिए, और जो भी ऐसे राजवंश हैं तो इनके संस्थापक को लेकर के कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप उनको देखेंगे। और इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार, मतलब जो विदर्भ है उसके स्थानीय निवासी थे। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम शासक होता है, और वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि जो है वो धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। तो प्रवरसेन प्रथम के बारे में कई बार पूछा गया कि किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो प्रवरसेन ने किए थे, और इसकी जानकारी कौन देता है, तो पुराणों से मिलती है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। मतलब जो गुप्त वंश का महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय रहता तो वो अपनी पुत्री का विवाह किससे करता है, तो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से करता है। और विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अल्प वयस्क थे, तो ऐसे में जो है वो शासन कौन संभाला था, तो प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। और प्रभावती गुप्ता ने इतने कुशलता से शासन संभाला कि इस समय जो है वो वाकाटक वंश का स्वर्ण काल था, मतलब प्रशासनिक दृष्टि से। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से जो है वो गद्दी पर बैठा, और वाकाटक वंश के राज्य प्रवरसेन द्वितीय ने, राजा होगा ये, राज्य नहीं होगा, राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृतिक काव्य सेतुबंध की रचना की। तो ये जो होते हैं प्रवरसेन द्वितीय, जो प्रभावती गुप्ता के छोटे पुत्र होते हैं जो शासन संभालते हैं, तो इन्होंने जो है प्राकृतिक काव्य सेतुबंध की रचना की थी, तथा सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ लिखा था। और इसी के समय सर्वसेन थे, इन्होंने जो हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ लिखा था। और संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास जो है वो वाकाटक नरेशों के दरबार में ही जो है वो हुआ था। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राज्यसभा में जो है वो निवास किया था। तो ये भी महत्वपूर्ण है। और आप लोग जानते ही होंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही जो है वो कालिदास रहते हैं, उनके दरबार में रहते हैं, नवरत्नों में शामिल होते हैं। और चूंकि यहाँ से वैवाहिक संबंध थे गुप्त से और वाकटों के, तो ऐसे में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल निवास किए होंगे। और वहां उन्होंने, मतलब किन्होंने, कालिदास ने सेतुबंध का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। जो सेतुबंध जो प्रवरसेन द्वितीय ने जो लिखा था, तो उसमें संशोधन का काम किसने किया था, तो कालिदास ने किया था। और यही जो है इन्होंने वैदर्भी शैली में अपना जो इनका प्रसिद्ध काव्य मेघदूत है उसकी भी रचना की थी। तो मेघदूत काव्य जो है किस शैली में लिखा गया है, तो ये वैदर्भी शैली में लिखा गया है। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, और वे शिव व विष्णु के जो है वो उपासक थे। तो इनके बारे में ये भी जानिएगा। देखिए, आगे बढ़ने से पहले संस्थान के द्वारा 2 टेस्ट सीरीज बैच चलाए जा रहे हैं। एक हमारा आरओ का है और दूसरा हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। तो अभी तक आप लोगों ने इन बैचों को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ जो है डेली आपको टास्क दिए जाते हैं, आप लिख करके दिखाते हैं, उसका मूल्यांकन होता है। और फिर जो है
आपको आपकी कॉपी चेक होने के बाद उसका मॉडल आंसर भी दिया जाता है। और यहाँ बहुत व्यवस्थित तरीके से चीज़ें करी जा रही हैं। ये देखिए कुछ डेमो है कि किस तरीके से आप लोगों ने जो कॉपी भेजी है उसका प्रॉपर वे में मूल्यांकन हुआ है, जो भी कमी है वो बताई गई है। यदि आपका आधा नंबर, एक नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है और कैसे आप जो है और ज़्यादा इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बैच के उद्देश्य ये है कि आपको मुख्य परीक्षा के पहले पहले 750 प्लस प्रश्न जो है वो करा के भेजा जाए, ताकि आप जो है अपनी परीक्षा में बहुत ही सहज स्थिति में रहें। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा पूर्व मध्यकाल। तो उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी और इसका समय कितना, तो 800 से 1200 ईस्वी। तो 5वीं शताब्दी के अंत अथवा 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, और गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक उत्तर भारत की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु था, का गौरव भी जो है वो नष्ट हो गया। मतलब गुप्तों के साथ साथ जो है जो पाटलिपुत्र अगर देखा जाए तो हर एक वंश से उसकी जो महत्ता स्थापित होती है और लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी तक चलती है, जो करीब 1000 वर्ष से भी ज्यादा उसका महत्व रहा है। तो गुप्तों के पतन के साथ साथ जो है वो पाटलिपुत्र नगर का भी वैभव खो जाता है, और फिर केंद्र में अनेक क्षेत्रीय राज्य आते हैं और क्षेत्रीय शक्तियां उत्पन्न होती हैं। इस समय उत्तर भारत में अधिकांश राजवंश राजपूत थे, इसलिए इस युग के इतिहास को राजपूती इतिहास भी कहा जाता है। और इन राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में भिन्न भिन्न जो है वो मत भी प्रचलित हैं। कुछ विद्वान इसे भारत में रहने वाली एक जाति मानते हैं, तो कुछ अन्य इन्हें विदेशियों की संतान मानते हैं। कुछ विद्वान राजपूतों को आबू पर्वत पर वशिष्ठ अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ मानते हैं। यह सिद्धांत चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों पर आधारित है। मतलब जो अग्निकुल का सिद्धांत है वो किससे आधारित है, तो इसका सिद्धांत दिया है पृथ्वीराज रासों ने, और पृथ्वीराज रासों में है, और इसके रचयिता कौन है, तो चंद्रबरदाई हैं। इसमें जो है चंद्रबरदाई लिखते हैं कि जो प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और परमार राजपूतों का जन्म जो है इसी वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुआ है। और कर्नल टाड के अनुसार राजपूत जो है वो शक, कुषाण तथा हूण आदि विदेशी जातियों की संतान थे। तो कर्नल टाड का ये मानना है कि जो विदेशी यहाँ आए, शक, हूण, कुषाण, तो इन्हीं की संतान कौन थे, तो ये राजपूत थे। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद तथा D.R. भंडारकर भी राजपूतों को विदेशी मानते हैं। V.D. चट्टोपाध्याय के अनुसार राजपूत जो है सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज थे। तो V.D. चट्टोपाध्याय का जो है वो मत सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है, और वर्तमान में इन्हीं की मत को जो है वो स्वीकार किया गया है। हालांकि ये आपके मुख्य परीक्षा का टॉपिक है, तो यहाँ जो है आप इतना ही जानिए कि इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में अपना क्या दृष्टिकोण रखा है। स्मिथ ने कनिंघम ने राजपूतों को यूची मतलब जाति का वंशज माना है, और यूची जो कबीला है किससे संबंधित है, तो कुषाणों से संबंधित है। स्मिथ ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि राजपूत प्राचीन आदिम जातियों गौंड, खरवार और भर आदि के जो है ये वंशज थे। तो अब आते हैं इसमें जो अगला महत्वपूर्ण राजवंश होता है गुर्जर प्रतिहार वंश। क्योंकि अग्निकुल का जो सिद्धांत उसमें आपने देखा कि गुर्जर प्रतिहार, परमार, तो ये सब चीजें जो इसमें निकल के आती हैं ये वाली गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और परमार। तो इसी में सबसे पहले हम देख रहे हैं गुर्जर प्रतिहार को। और अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था, जो गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार कहा गया है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल लेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है, और ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहारों ने स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुज लक्ष्मण का जो है वो वंशज बताया है। तो जो प्रतिहार है उन्होंने स्वयं को किसका वंशज बताया है, तो लक्ष्मण का वंशज बताया है। और इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, तो हरिश्चंद्र था। किंतु इस वंश का वास्तविक प्रथम महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम था। देखिए संस्थापक तो भले हरिश्चंद्र थे, लेकिन अगर वास्तविक शासक माना जाए तो वो नागभट्ट प्रथम था। और इस वंश का चौथा शासक वत्सराज, जिसका समय कब से कब तक है, तो 775 से 800 ईस्वी तक है, वह एक शक्तिशाली शासक था जिसे प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मतलब नागभट्ट प्रथम के बाद जो वत्सराज है यहाँ का सबसे प्रतापी शासक होता है,
और इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है प्रतिहार राज्य का। इसका समय क्या है, तो 775 से 800 ईस्वी पूर्व, मतलब 25 वर्ष तक ये जो है शासन करता है। उसने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया, किंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से जो है ये पराजित भी होता है। और वही जो चल रहा था त्रिकोणात्मक संघर्ष पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों में, तो इसी के तहत ये लोग कभी कोई पराजित हो रहा है, कभी कोई पराजित हो रहा है। वत्सराज के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय गद्दी पर बैठा और उसने कन्नौज पर अधिकार करके उसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाई थी। मतलब वत्सराज के बाद उसका पुत्र कौन आता, तो नागभट्ट द्वितीय आता, और ये भी बहुत प्रतापी शासक रहता है। और इसने जो है कन्नौज को हस्तगत कर लिया, मतलब जिस कन्नौज को लेकर के पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों में मतलब युद्ध हो रहे थे, तो इस समय नागभट्ट द्वितीय के समय इसने क्या किया कि कन्नौज को हस्तगत करके और इसे अपनी जो है एक नई राजधानी बनाता है। मिहिर भोज प्रथम, मतलब नागभट्ट द्वितीय के बाद एक महत्वपूर्ण शासक आते हैं मिहिर भोज प्रथम। इनका समय कब से कब तक रहता है, तो 836 से 885 ईस्वी तक इनका कालखंड होता है। और इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, मतलब सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। और मिहिर भोज को देखिए, मिहिर भोज है, भोज देखिए, भोज और मिहिर भोज में कंफ्यूज मत होइएगा। एक भोज है वो परमार शासक है, और जो मिहिर भोज है ये कौन है, तो गुर्जर प्रतिहार शासक है। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा, अभी भोज भी आएंगे। तो यहाँ जो भी लिखा है तो ये मिहिर आप ऐड कर लीजिएगा, ये टाइपिंग एरर है, और यहाँ भी वही होगा। तो मिहिर भोज को अपने समय के दो प्रबल शक्तियों पाल नरेश देवपाल तथा राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से पराजित होना पड़ा था। और भोज मतलब मिहिर भोज वैष्णव धर्मानुयायी था। उसने आदि वराह तथा प्रभास जैसी उपाधि धारण की थी, जो उसके द्वारा चलाए गए चांदी के द्रम सिक्कों पर अंकित है। तो चांदी के जो द्रम प्रकार के सिक्के चलाए गए थे वो मिहिर भोज के द्वारा चलाए गए थे, और इसने जो है वो आदि वाराह और प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। ये बेसिकली वैष्णव मतावलंबी था। और भोज जो है अपने समय की जो महत्वपूर्ण दो शासक थे, मतलब पाल शासक देवपाल और जो है राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से जो है पराजित भी होता है। उसने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराया और मालवा को प्राप्त कर लिया। मतलब ध्रुव से पराजित होते हैं, लेकिन ध्रुव के बाद जो आते हैं कृष्ण द्वितीय, उनको ये पराजित भी करते हैं मिहिर भोज। मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व करना राष्ट्रकूटों का वास्तविक उद्देश्य था। तो ये हो गया। और मिहिर भोज के पश्चात उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम जो है वो शासन संभालते हैं। तो देखिए क्रम याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से कई बार आयोग किया क्या है कि क्रम मिलाने को देता है, तो आपको क्रम भी देखना होगा। तो मिहिर भोज के पश्चात उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम जो है वो शासन करता है, और लेखों में उसे परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर आदि जो है कहा गया है। उसने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को पराजित किया, किंतु उसे कश्मीरी शासक शंकर वर्मन से युद्ध में पराजित भी होना पड़ा था। इसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे, जो उसके राजगुरु थे। और राजशेखर ने जो है कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन केश और हर विलास जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। इसी तरीके से जो महिपाल होते हैं, तो जो अगला गुर्जर प्रतिहार शासक था, और इनका समय क्या है, तो 912 से 944 ईस्वी के बीच है। एक कुशल एवं प्रतापी शासक था, और इसके शासनकाल में बगदाद निवासी अल मसूदी जो है वो गुजरात आया था, क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों का जो क्षेत्र था वही था जो मालवा गुजरात वाला जो क्षेत्र था, मतलब पश्चिमी भारत का जो क्षेत्र था। अब आते हैं महिपाल का शासनकाल शांति एवं समृद्धि का काल रहा है। राजशेखर उसे आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहता है। राजशेखर को महेंद्रपाल तथा महिपाल दोनों ने जो है वो संरक्षण प्रदान किया था, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। और 963 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने उत्तर भारत पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा को पराजित किया। इसके पश्चात शीघ्र ही प्रतिहार साम्राज्य का जो है वो विघटन आरंभ हो गया था। और प्रतिहारों की जो सामंत
में थे कौन? गुजरात के चालुक्य, जेजागभुक्त के चंदेल, ग्वालियर के कच्छप घात, मध्य भारत के कलचुरी, मालवा के परमार, दक्षिण भारत के गुहिल और कंभरी के चौहान आदि जो है वो फिर स्वतंत्रता घोषित कर लेते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार मतलब हर्ष के बाद जो एक महत्वपूर्ण शक्ति निकल के आती है गुर्जर प्रतिहार, और वो त्रिकोणात्मक संघर्ष में जो अंततः सफल भी होते हैं, मतलब कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में, लेकिन उनका भी विघटन होता है और उनसे जो है ये सब क्षेत्रीय शक्तियां निकल करके आती हैं। तो इसमें गुजरात के चालुक्य, चंदेल, ग्वालियर के कच्छप घात, मध्य भारत के कलचुरी, मालवा के परमार, दक्षिण भारत के गुहिल और कंभरी के चौहान, ये सब किसके सामंत रहते हैं? तो ये सब गुर्जर प्रतिहारों के ही ये सब सामंत रहते हैं। और जब उनकी सत्ता कमजोर पड़ती है तो ये सब अपने अपने क्षेत्र में छोटे छोटे क्षेत्र में जो है अपनी स्वतंत्रता को घोषित कर देते हैं। 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कमजोर गुर्जर शासक राज्यपाल को हरा कर अपने अधीन कर लिया और राज्यपाल का पुत्र त्रिलोचन पाल भी 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी से पराजित हुआ। उसके उपरांत जो है प्रतिहारों का अंत हो गया। तो अब कैसे गुर्जर प्रतिहारों के अंत के बाद आप देख रहे हैं कि तुर्कों की सत्ता जो है वो स्थापित होती है। और वैनसांग ने गुर्जर राज्य को पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा है। और गुर्जर प्रतिहारों ने विदेशियों के आक्रमण के संकट के समय भारत के द्वारपाल की भी भूमिका निभाई थी, क्योंकि इनका क्षेत्र चूंकि पश्चिमोत्तर भारत में यही राज्य कर रहे थे और जो भी विदेशी आक्रमण हो रहे थे तो वहीं से हो रहे थे। तो जब तक ये सशक्त थे तब तक इन्होंने जो विदेशी आक्रमण थे उनका सफल प्रतिरोध किया, और जैसे ही इनकी स्थिति दुर्बल होती है किसकी? गुर्जर प्रतिहारों की, तो फिर एक के बाद एक जो है तुर्की आक्रमण शुरू होते हैं और फिर जो है दिल्ली में तुर्क सत्ता की स्थापना हो जाती है। अब आते हैं अगला जो महत्वपूर्ण शासन है गढ़वाल वंश या राठौर वंश। तो गढ़वालों का मूल निवास स्थान विंध्याचल का पर्वतीय वन प्रांत था। तो जो एक तरीके से जो उत्तर प्रदेश का जो बनारस और विंध्याचल वाला जो क्षेत्र था, मिर्जापुर सोनभद्र वाला क्षेत्र, तो इनका जो गढ़वालों का मूल क्षेत्र वही था। और लगभग 1090 से 1103 ईस्वी के मध्य चंद्रदेव ने गढ़वाल राजवंश की नींव कन्नौज में रखी थी। तो गढ़वाल राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रदेव ने की थी। और गोविंद चंद्र इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने आधुनिक पश्चिमी बिहार से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक का जो है समस्त भाग अपने अधीन करके कन्नौज के प्राचीन गौरव को पुनः जो है वो स्थापित करता है। मतलब गोविंद चंद्र जो है एक शक्तिशाली शासक होता है गढ़वाल वंश का, और इसका जो क्षेत्र है वो बिहार और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। और जो कन्नौज का प्राचीन वैभव है पुनः स्थापित करने का प्रयास इसके द्वारा किया गया था। तो गोविंद चंद्र स्वयं बड़ा विद्वान था और उसके लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। तो उसके लेखों में विद्या विचार वाचस्पति किसे कहा गया है? तो गोविंद चंद्र गढ़वाल को कहा गया है। और गोविंद चंद्र का शांति एवं युद्ध मंत्री लक्ष्मीधर भी शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। तो लक्ष्मीधर से भी प्रश्न आया है, तो ये भी जो है बहुत ज्यादा विद्वान था। और उसने कृत्य कल्प तरु नामक जो है ग्रंथ की रचना करी थी। तो कृत्य कल्प तरु ग्रंथ के रचनाकार कौन है? लक्ष्मीधर हैं। और लक्ष्मीधर जो कौन है? तो गोविंद चंद्र गढ़वाल के मंत्री रहे हैं। तो गोविंद चंद्र के पश्चात उसका पुत्र विजय चंद्र शासक हुआ, और इसके शासनकाल में सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन ने आक्रमण किया, किंतु यह युद्ध में पराजित हुआ। तो जो विजय चंद्र है गोविंद चंद्र का बेटा, उसके समय में लक्ष्मण सेन ने इस पे आक्रमण किया था। हालांकि लक्ष्मण सेन को सफलता नहीं मिली थी और वो पराजित हुआ था। फिर गढ़वाल शासकों में ही एक आते हैं जयचंद्र, और इनके बारे में तो आप लोगों ने इतिहास में खूब पढ़ा होगा। 1170 से 1194 तक ये गढ़वाल वंश के शासक होते हैं। और इस वंश का ये अंतिम शक्तिशाली शासक था। इसका समकालीन दिल्ली तथा अजमेर का चौहान नरेश पृथ्वीराज तृतीय था। और आख्यानों के अनुसार जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। तो संयोगिता स्वयंवर और पृथ्वीराज तृतीय ये सब कहानी आप जान ही रहे होंगे। तो जयचंद्र से
चौहानों की प्रतिद्वंदता थी, ये तो सर्वविदित है। और 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा वह जो है पराजित हुआ था और मार डाला गया। तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें जो है देखिए 92 में क्या है, तराइन का युद्ध होता है, उसमें जो है पृथ्वीराज तृतीय मारा जाता है दूसरे युद्ध में तराइन के। और फिर एक वर्ष बाद 94 में जो है चंदावर का युद्ध होता है, इसमें जयचंद्र मारा जाता है। और जयचंद्र ने संस्कृत के प्रख्यात कवि श्रीहर्ष को जो है वो संरक्षण प्रदान किया था, जिसने नैषधेय चरित्र एवं खंडन खाद्य नामक रचना की थी। तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो नैषधेय चरित्र, इसके बारे में तो कई बार पूछा गया है, तो आप जानिएगा कि ये इसके रचयिता श्रीहर्ष है। और ये किसके दरबारी कवि रहते हैं, तो ये जयचंद्र के ही दरबारी कवि रहते हैं। अब अगला आता है दिल्ली का चौहान वंश। तो चौहान वंश की अनेक शाखाओं में से 7वीं शताब्दी में वासुदेव द्वारा स्थापित शाकंभरी के चौहान राज्य का इतिहास में विशेष स्थान है। मतलब जो शाकंभरी के चौहान है, जिसके संस्थापक वासुदेव होते हैं, उनका उत्तर भारत के इतिहास में, प्राचीन इतिहास में बहुत ही उल्लेखनीय नाम है। और इस वंश के प्रारंभिक इतिहास तथा वंशावली का ज्ञान हमें विग्रहराज द्वितीय के हर्ष प्रस्तर अभिलेख तथा सोमेश्वर के समय में बिजौलिया प्रस्तर लेख से होता है। इस वंश के प्रारंभिक नरेश कन्नौज के प्रतिहार शासकों के सामंत थे, जो मैंने पीछे ही आपको बताया है। और 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में वाकपति राज प्रथम ने प्रतिहारों से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। तो वाकपति राज जो प्रथम था, अगर इस वंश का संस्थापक देखेंगे तो वासुदेव थे, लेकिन जो प्रतिहारों से अपने आप को स्वतंत्रता घोषित करी थी तो वाकपति राज प्रथम ने की थी। और पृथ्वीराज प्रथम के बाद उसका पुत्र अजय राज 12वीं शताब्दी में शासक बना, और वह एक महान निर्माता था। उसने अजमेर नगर की स्थापना की तथा अपनी राजधानी बनाई। तो अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी, अजय राज ने की थी। और ये किसके पुत्र रहते हैं, तो पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र रहते हैं। अजय राज का उत्तराधिकारी कौन होता है, अर्लोराज होता है। यह एक महत्वपूर्ण शासक था। इसने अजमेर के निकट सुल्तान महमूद की सेना को जो है वो पराजित किया था। और अर्लोराज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ अथवा बीसल देव होता है, जो चौहान वंश का सर्वाधिक जो है शक्तिशाली शासक था। और विग्रहराज की सबसे बड़ी सफलता क्या थी, तो तोमरों की स्वाधीनता समाप्त करके उसे अपना सामंत बनाना। उसने तोमरों से ही जो है वो दिल्ली को छीना था। तो जो तोमर शासक होते हैं, जो दिल्ली पे शासन कर रहे होते हैं, तो उसको हराया किसने था, तो उसको हराया था विग्रहराज चतुर्थ ने हराया था। और इसी के समय में जो है दिल्ली जो है वो चौहानों के अधीन आ गई थी। बीसल देव विजेता होने के साथ साथ एक यशस्वी कवि और लेखक भी था। उसने हरिकेल नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की, और इस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। तो बीसल देव एक अन्य शासक होते हैं विग्रहराज के बाद। और फिर उसके दरबार में, मतलब बीसल देव के ही दरबार में सोमदेव निवास करते थे, जिन्होंने ललित विग्रहराज और कथा सरित सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो देखिए सोमदेव के बारे में कथा सरित सागर तो आप लोग सर्वविदित हैं, लेकिन ललित विग्रहराज की भी रचना किसने की थी, तो सोमदेव ने ही की थी। और ये बीसल देव के समय के दरबारी कवि रहते हैं, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। 1178 ईस्वी में सोमेश्वर का पुत्र और इतिहास प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय जो है 1177 से 1192 ईस्वी तक जो है वो शासक बनता है। और कथाओं में उसे क्या कहा गया, तो राय पिथौरा कहा गया है। इसने बुंदेलखंड के चंदेल शासक परमर्दी देव को 1182 ईस्वी में एक रात्रि अभियान में पराजित किया था। इसमें परमर्दी देव के आल्हा उदल नामक लोक प्रसिद्ध सेना नायकों ने भयंकर युद्ध किया था। तो जो चंदेल शासक परमर्दी देव रहते हैं, तो उनको हराने का काम किसने किया था, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किया था। और परमर्दी देव के ही जो एक महत्वपूर्ण सेनापति होते हैं आल्हा उदल, बहुत प्रतापी होते हैं, बहुत वीर होते हैं, उन्होंने इसका प्रतिरोध जो है बहुत सफलतापूर्वक किया। लेकिन अंततः जो है, चूंकि चौहानों की मतलब इनकी बड़ी सेना थी, तो ऐसे में जो है वो टिक नहीं सके और परमर्दी देव की जो है पराजय होती है। अगले ही वर्ष
1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तो तराइन का जो पहला युद्ध है वो 1191 में हुआ। किसके बीच हुआ? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ, जिसमें गोरी पराजित होता है और उसको एक तरीके से अभय दान देने का काम किया पृथ्वीराज चौहान ने। हमारे यहाँ जो है युद्ध भी जो है युद्ध नीति की तरह लड़ा जाता था, मतलब वहां भी अगर कोई पीठ दिखा के भाग रहा है तो उस पर वार करना न्यायोचित नहीं माना जा सकता था। और यही सब जो है, ऐसा नहीं कि हमारे जो योद्धा थे वो जो है मजबूत नहीं थे, उनके कितना शक्तिशाली तो शायद ही कोई था, लेकिन वो कूटनीति का सहारा नहीं लेते थे। मतलब युद्ध में वीरगति पाना वो जो है पसंद करते थे, लेकिन पीठ दिखा के भागना नहीं पसंद करते थे या अपने प्राण की रक्षा करना पसंद नहीं करते थे। जबकि युद्ध का एक रणनीतिक पक्ष ये है कि अगर आपको लगे कि आप जैसे युद्ध कर रहे हैं वो बहुत मजबूत स्थिति में है, ऐसे में अपने आप को आप विड्रॉ कर लीजिए और फिर नई ताकत के साथ जो है उस पर अटैक करिए, तब आप जीत पाएंगे। क्योंकि अगर युद्ध में आप गए और आप जो है खुद हताहत हुए, आपके सैनिक बहुत भारी मात्रा में हताहत हो गए, तो ऐसे में तो आपका नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो ये हमारी कुछ जो गलतियां रही हैं प्राचीन काल की, जो तुर्की सत्ता के स्थापित होने में कारण रहे हैं, और भी कारण है लेकिन ये भी एक बड़ा कारण रहा है। तो सोचिए 1191 में महमूद गजनवी को जो है पृथ्वीराज जो है हराते हैं, लेकिन उसको जो है अभय दान दे देते हैं। और अगले ही वर्ष जो है मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और इसमें पृथ्वीराज जो है वो पराजित होते हैं और इनकी जो है मोहम्मद गोरी ने हत्या कर दी 1192 ईस्वी में। और तराइन के द्वितीय युद्ध से भारतीय इतिहास में एक युगांतकारी परिवर्तन हुआ। इसके बाद भारत में क्या होता है, तुर्की सत्ता की स्थापना हो जाती है। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद गोरी ने उसके लड़के गोविंद को अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया था। मतलब पृथ्वीराज के बाद उसका जो बेटा होता है गोविंद, उसको एक कठपुतली शासक बनाने का काम जो है वो मोहम्मद गोरी के द्वारा किया गया। लेकिन कुछ ही समय में ऐबक के द्वारा जो है जो चौहान राज्य का जो क्षेत्र है वो हस्तगत कर लिया जाता है। 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौहानों का दमन करते हुए दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। ये चौहान वंश की पूरी चीजें थी। अब आते हैं थोड़ा सा चंदेल वंश को देखते हैं, जिसे जेजाक भुक्ति की चंदेल कहा जाता है। और वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र में चंदेलों का उदय हुआ। खजुराहो उनकी राजधानी थी। चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे, वो मैंने पीछे ही बताया है। इस वंश का प्रथम शासक कौन था? नुन्नुक था और उसके पुत्र जय सिंह अथवा जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया। और यशोवर्मन एक साम्राज्यवादी शासक था जो चंदेल वंश का शासक था और उसने मालवा, चेद और मध्य कौशल पर आक्रमण करके अपने राज्य में मिला लेता है। और यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण भी कराया था। तो खजुराहो का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यशोवर्मन ने कराया था। यशोवर्मन का पुत्र जो होता है वो धंग होता है और इस वंश का प्रसिद्ध शासक था। प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता का वास्तविक श्रेय धंग को ही दिया जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो जो यशोवर्मन का पुत्र धंग होता है तो धंग ने ही जो है प्रतिहारों से अपने आप को पूरी तरीके से स्वतंत्र घोषित किया था। धंग ने कालिंजर पर अपना अधिकार सुदृढ़ करके उसे अपनी राजधानी बनाई और ग्वालियर की विजय धंग की सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी। धंग ने भटिंडा के शाही शासक जयपाल को सुबुक्तगीन के विरुद्ध सैनिक सहायता भी भेजी थी तथा उसके विरुद्ध बने हिंदू राजाओं के संघ में सम्मिलित भी हुआ था। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि जब सुबुक्तगीन और उसके बाद जो गजनवी जब आक्रमण करता है तो हिंदू राजाओं का एक संघ जो है बनता है और उसमें जो भी उत्तर भारत की महत्वपूर्ण शक्तियां सम्मिलित होती हैं उस प्रतिरोध को रोकने के लिए, तो उसमें जो है धंग ने भी भाग लिया था। और धंग एक महान निर्माता भी था। उसने खजुराहो में अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण कराया था। इनमें जिननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ आदि मंदिर जो है वो उल्लेखनीय है। अब आते हैं धंग के बाद एक महत्वपूर्ण शासक होते हैं चंदेल शासक विद्याधर। तो चंदेल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली विद्याधर थे और विद्याधर ने 1019 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वह महमूद गजनवी से युद्ध के स्थान पर पीठ दिखा के भाग गया था।
तो ऐसे में जो है विद्याधर को बड़ा बुरा लगा और उसने लगा कि भाई आपने जो है वो क्षत्रियोचित कार्य नहीं किया है। तो ऐसे में जो है वो इन्हीं का वध कर देते हैं, किसका, राज्यपाल का, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक होते हैं। विद्याधर ने मालवा के परमार शासक, देखिए यहाँ आ गए ना भोज, तो ये एक मालवा के परमार शासक भोज है और एक जो है मिहिर भोज है वो गुर्जर प्रतिहार शासक है, तथा कलचुरी शासक गांगेय देव को जो है वो पराजित कर उसे अपने अधीन कर लिया। मतलब कितना महत्वपूर्ण शासक था कि ये मालवा के परमार शासक भोज और कलचुरी के शासक गांगेय देव को भी ये पराजित करता है और उसका शासनकाल चंदेल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करता है। किसका, तो विद्याधर का। चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक परमर्दिदेव अथवा परमल था 1182 ईस्वी में। अभी मैंने पीछे बताया है कि भाई पृथ्वीराज तृतीय की जो सेना थी उसको पराजित करता है। उसके सेनापति जो होते हैं परमर्ददेव के आल्हा रुदल, वो बड़ी वीरता से मुकाबला करते हैं लेकिन हार जाते हैं और फाइनली जो है चंदेलों पर किसका अधिकार हो जाता है, तो चौहान शासकों का अधिकार हो जाता है। और बेसिकली उस समय चौहान शासक कौन होते हैं, तो पृथ्वीराज तृतीय होते हैं। प्रबोध चंद्रोदय के रचयिता कृष्ण मिश्र जो हैं वो चंदेल शासक कीर्ति वर्मन के दरबार में थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रबोध चंद्रोदय के जो रचयिता है कीर्ति वर्मन, ये आप लोग जान ही रहे होंगे, ये भी चंदेल शासक के दरबार में रहते थे, सारी कृष्ण मिश्र थे और ये चंदेल शासक कीर्ति वर्मन के दरबार में रहते थे। अब आते हैं मालवा के परमार को देखते हैं। तो 10वीं शताब्दी के आरंभ में मालवा में प्रतिहारों का आधिपत्य जो है वो नष्ट हो गया तथा वहां पर परमार शक्ति का जो है उदय हुआ। तो आप लोग जान ही रहे होंगे जो चंदेल हैं, चालुक्य, ये सब किसके जो है सामंत रहते हैं, तो ये सब सामंत रहते हैं प्रतिहारों के। और इस वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक कौन था, तो सीयक था। तो परमार वंश का संस्थापक कौन था, सीयक अथवा श्रीहर्ष। तो सीयक आए या श्रीहर्ष आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही हैं। और परमारों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो परमारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, जो बाद में धारा बनती है। और वास्तव में मालवा में परमारों की शक्ति का उत्कर्ष जो है वो वाकपति मुंज के समय में होता है और उसने त्रिपुरी के कलचुरी तथा चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय को जो है पराजित किया था। तो कौन पराजित किया था, वाकपति मुंज, जो महत्वपूर्ण परमार शासक होता है। मुंज कला एवं साहित्य का महान संरक्षक था। उसने अनेक कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया जिसमें धारा में निर्मित मुंज सागर झील प्रमुख है। वह एक महान प्रतिभा संपन्न कवि एवं विद्वानों का एक उदार संरक्षक था और उसके दरबार में, मतलब किसके दरबार में, जो वाकपति मुंज हैं, तो पद्मगुप्त, धनंजय कौन है, तो 10 रूपक के लेखक हैं, धनिक, अमित गति तथा हलायुध आदि विद्वान जो है वो रहते थे। इसी तरीके से उसने श्री वल्लभ, पृथ्वी वसलम और अमोघ वर्ष आदि उपाधियां जो है वो धारण की थी। मुंज ने चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय को 6 बार पराजित किया, किंतु 7वें युद्ध के दौरान तैलप द्वितीय ने उसे बंदी बना लिया और उसकी हत्या कर डाली। मतलब 6 बार इन्होंने जो है तैलप द्वितीय को पराजित किया था मुंज ने, और 7वीं बार वो खुद पराजित होते हैं तैलप द्वितीय से। देखिए 6 बार पराजित किए लेकिन उसके प्राण नहीं लिए थे। और तैलप द्वितीय को एक ही बार मौका मिलता है और जान रहा है कि भैया एक बार किसी तरीके से ये हारा है, इसको निपटा दो, नहीं तो फिर अगली बार तो फिर हमारे जान पे आ जाएगी, क्योंकि 6 बार इसने ऑलरेडी हमें जो है अभय दान दिया है। तो मुंज की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई सिंधुराज शासक बनता है और पद्मगुप्त द्वारा लिखित नव शशांक चरितम में इसी परमार नरेश के जीवन चरित्र का वर्णन है। तो जो पद्मगुप्त द्वारा रचित रचना है नव शशांक चरित्र, तो इसमें किस शासक का वर्णन है, इसमें परमार शासक सिंधुराज का वर्णन है, इसका आप ध्यान रखेंगे। और पद्मगुप्त जो है मुंज तथा सिंधुराज का राज कवि था। तो पद्मगुप्त जो है वो मुंज से भी संबंधित थे और सिंधुराज से भी संबंधित थे, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगला जो महत्वपूर्ण शासक है भोज। इस वंश का सबसे लोक प्रसिद्ध राजा हुआ। इसकी गणना भारत के महानतम विद्वान नरेशों में की जाती है। जो भोज हैं तो ये भारत के महान जो विद्वान राजा हुए हैं दो एक, तो उसमें इनकी गणना की जाती है। और भोज ने अपने अनेक समकालीन नरेशों जैसे कल्लाड़ी के चालुक्यों, अनिलवाड़ के चालुक्यों को पराजित किया, किंतु चंदेल शासक विद्याधर के हाथों पराजित हुए। तो मैंने जब विद्याधर को पीछे बताया था तो उसमें बताया ही था कि कैसे विद्याधर ने जो है वो भोज को हराया था।
और भोज के शासन के अंतिम वर्ष में गुजरात के चालुक्य नरेश भीम प्रथम तथा कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण ने एक संघ बनाकर मालवा पर आक्रमण किया तथा उसकी राजधानी धारा को जो है खूब लूटा, और इसी युद्ध के दौरान भोज की मृत्यु भी हो गई थी। और भोज ने प्राचीन राजधानी उज्जैन को छोड़कर धारा को अपनी राजधानी बनाई थी। मतलब परमार वंश की जो प्राचीन राजधानी थी उज्जैन थी, और भोज ने जो है धारा को अपनी राजधानी बनाई। और भोज अपनी विद्वता के कारण कविराज उपाधि से प्रख्यात था। तो भोज की एक उपाधि क्या है, तो कविराज है। कहा जाता है कि उसने विविध विषयों, ये विविध ही होगा, चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, धर्म, व्याकरण, स्थापत्य शास्त्र आदि पर 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की। उसके द्वारा लिखित ग्रंथों में चिकित्सा शास्त्र पर आयुर्वेद सर्वस्व एवं स्थापत्य शास्त्र पर सम्रांगण सूत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आयुर्वेद सर्वस्व तो चिकित्सा शास्त्र पर है, और सम्रांगण सूत्रधार जो भोज की है तो वो किस पे है, तो वो बेसिकली स्थापत्य शास्त्र पर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब सम्रांगण सूत्रधार जो भोज की रचना है उसकी विषय वस्तु क्या है, तो स्थापत्य है। इसके अतिरिक्त सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृतिक व्याकरण, कूर्म शतक, श्रृंगार मंजरी, भोज चंपू, युक्त कल्पतरु, तत्व प्रकाश, शब्दानुशासन, राज मृकांग आदि विशेष रूप से जो है उल्लेखनीय है इनकी रचनाओं में। और भोज ने धारा नगरी का विस्तार किया, और वहां जो है भोजशाला के रूप में प्रख्यात एक महाविद्यालय की स्थापना की, और वहां जो है वाग देवी की प्रतिमा भी जो है वो स्थापित कराई थी भोज ने। अपने नाम पर उसने भोजपुर नगर बसाया तथा एक बहुत बड़े भोजसर नामक तालाब को भी निर्मित किया था। तो जो वर्तमान का भोजपुर है वो उसके जो संस्थापक हैं, मतलब उसको बनाने का काम भोज ने ही किया था, और एक बहुत बड़े तालाब भोजसर की भी जो इसने स्थापना कराई थी। उसके दरबारी कवियों एवं विद्वानों में भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र और धनपाल आदि प्रमुख थे। भोज परमार की मृत्यु पर पंडितों को महान दुख हुआ था, और उसकी मृत्यु पर यह कहावत प्रचलित हो गई कि अद्य धारा निराधार निरालंबा सरस्वती, मतलब विद्या और विद्वान दोनों जो है वो निराश्रित हो गए, कहाँ से, धारा से, मतलब जो उस समय भोज की राजधानी थी। मेरुतंग के प्रबंध चिंतामणि में, जो मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि से पता चलता है कि भोज ने चालुक्य नरेश भीम पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनिलवाड़ को भी लूटा था, और 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को अपने सल्तनत में मिला लिया। तो मालवा को विजित करने का काम किसके द्वारा किया गया, पूछा गया प्रश्न है, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1305 ईस्वी में। तो आप इसको भी देख लेंगे। और आज का जो क्लास था वो यहीं तक था। तो अभी हमने जो है गुप्तोत्तर या पूर्व मध्यकाल का पार्ट 1 देखा है, जल्दी ही हम पार्ट 2 के साथ भी उपस्थित होंगे। इसके बारे में तो मैंने चर्चा की ही है, तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं। तो सबसे पहले हमारा टेलीग्राम है, ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है, और यहाँ आपकी कोई क्वेरी रहती है उसके पहले ही जो हमारे एडमिन्स लोग हैं वो अपडेट करते रहते हैं। तो बहुत सी जानकारियाँ आपके परीक्षा से संबंधित या जो हम लोग पढ़ाते हैं उसका एक समय के बाद PDF सारी चीज़ें हमारे टेलीग्राम पे मिलती हैं। तो इसको तो आप लोग जरूर जो है वो ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमारे 2 चैनल हैं, एक तो हमारा समृद्धि IAS है जिससे भी हम आप रूबरू हैं, और दूसरा चैनल हमारा है तो वो है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल जो है आपकी परीक्षा के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये आप ही के चैनल हैं और इन्हें आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है। और अधिक जानकारी के लिए आप जो है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।